कल हम लोगों ने राजनीति शास्त्र खंड ब के पाठ 2 टॉपिक चर्चा किया था। पाठ का नाम था साम्यवादी जगत का विघटन तथा द्विध्रुवीय विश्व का अंत। साम्यवादी जगत का विघटन तथा दो ध्रुवीय विश्व का अंत टॉपिक पर हम लोगों ने कल के क्लास में परिचर्चा प्रारंभ किया था और यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि 1991 ईस्वी में सोवियत रूस के पतन के क्या कारण थे। अगर सोवियत रूस दिसंबर 1991 ईस्वी में 15 राजनीतिक खंडों में बट गया, टूट गया, उसके टूटने के पीछे वजह क्या था, कारण क्या था। मतलब कल के टॉपिक में हम लोग चर्चा कर रहे थे सोवियत रूस के पतन के कारण। थोड़ा सा प्रश्न को अगर चेंज कर सकता है, सोवियत रूस के पतन के कारण या साम्यवादी जगत के विघटन के कारण, दोनों सेम है क्योंकि सोवियत रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था है। इस क्रम में हमने कल एक टॉपिक चर्चा किया था पतन के कारण में। पहला टॉपिक पर चर्चा किया था, वह पहला यह था स्टालिनवादी संगठन की विफलता। क्या पढ़ा था? स्टालिनवादी संगठन की विफलता। हमने कल के क्लास में आपको कहा था कि स्टालिन जो 1924 ईस्वी में सोवियत संघ का प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री बनने के बाद जर्जर सोवियत रूस की अर्थव्यवस्था को, बिखरी हुई साम्यवादी जगत को या अर्थव्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, या यूं कहें साम्यवादी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए कई प्रकार की नीतियों का अवलंबन किया था। लेकिन 1953 ईस्वी में कल के क्लास में चर्चा हुई थी, स्टालिन की मृत्यु हो जाती है और स्टालिन के मर जाने के बाद खुरुश्चेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं और खुरुश्चेव राष्ट्रपति बनने के बाद एक ही नीति शुरू किया। उस नीति का नाम डी स्टालिनीकरण। और डी स्टालिनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने स्टालिन की द्वारा प्रारंभ की गई सारी व्यवस्थाओं को भंग कर दिया। गलत है? सही। तो सोवियत रूस के पराजय का सबसे पहला कारण यह बना कि लगभग 30 वर्षों तक में जिस व्यवस्था को स्टालिन ने तैयार किया था, जो स्वरूप प्रदान किया था, वह 10 वर्षों में तहस-नहस कर दिया। किसने? खुरुश्चेव। इसके पराजय का पहला रीजन यह बना। दूसरा, आर्थिक असंतोष। दूसरा क्या था? आर्थिक असंतोष। आपको बता दें, स्टालिन समाजवादी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए, स्टालिन ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए आदेशित अर्थव्यवस्था को स्वरूप दिया। क्या दिया? आदेशित अर्थव्यवस्था को अपनाया। दूसरा, स्टालिन ने निजी संपत्ति का बलपूर्वक
निजी संपत्ति का बलपूर्वक क्या किया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। कहने का मतलब स्टालिन साम्यवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आदेशित अर्थव्यवस्था बनाया। मन में प्रश्न होगा कि सर ये आदेशित अर्थव्यवस्था है क्या? तो आदेशित अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां सरकार हर कार्य का लक्ष्य पहले निर्धारित कर देती है और जो निर्धारित कर दिया उसी के अनुसार पूरी व्यवस्था को चलना है। उस व्यवस्था को भंग करने वाले को कठोर से कठोर सजा दिया जाता था। अगले 10 वर्षों का हमारा कार्यक्रम क्या होगा वह आज ही तय कर दिया जाएगा। आज हमने चावल दाल सब्जी खा लिया, 8 दिन के बाद आज जब मान लो गुरुवार है, बृहस्पतिवार है, मेनू क्या होगा? उस मेनू में जितना होगा उतना ही काम करना है। उस मेनू में कोई हेरफेर नहीं होगा। और जो भी पदाधिकारी या राजनेता इनके द्वारा बनाए गए नीतियों में हेरफेर करने का काम करता था उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी। तो आदेशित अर्थव्यवस्था बना दिया, मतलब कार्यक्रम को पूर्व से तय कर दिया। अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार का बदलाव हो लेकिन कार्यक्रम में बदलाव होने का हिसाब। दूसरा, निजी संपत्ति का स्टालिन का मानना था कि संपत्ति यदि निजी होगी, धन पर यदि निजी व्यक्ति का बोलबाला होगा तो राष्ट्र के विकास में बाधा पहुंचेगी। जैसे भारत की ही बात कर लो तो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था। संपत्ति का अधिकार पहले कैसा अधिकार था? मौलिक अधिकार था। और आपको मैं पढ़ाया हूं, अगर मैं नहीं पढ़ाया हूं तो आप खुद जानते हो, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। ऐसा इसलिए ना कि संपत्ति अगर मेरा मौलिक अधिकार है तो उसका प्रयोग कैसे करना है या व्यक्ति का निजी मामला था। इसे राष्ट्र का हित को अनदेखा लोग कर देते थे, राष्ट्रीय हित का अनदेखा करके निजी हित के लिए बात करते थे। तो सरकार ने क्या किया? मौलिक अधिकार को ही किसी निजी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, उसे कानूनी अधिकार दे दिया। भले ही वह पूंजी आपकी है लेकिन सरकार को जैसे प्रयोग करने का मन करेगा वैसे उसका क्या करेगा? उपयोग करेगी। इससे देश का विकास होता है। तो निजी संपत्ति का बलपूर्वक राष्ट्रीयकरण कर दिया। संपत्ति निजी व्यक्ति के पूंजी को भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया। राष्ट्र का भलाई कैसे होगा उसका प्रयोग वैसे ही किया जाएगा। तीसरा कारण था सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार। सेवक तंत्रीय भ्रष्टाचार का मतलब क्या हुआ कि रूस में साम्यवादी पार्टी है और जितनी साम्यवादी व्यवस्था है और साम्यवादी शासन व्यवस्था में राजनीतिक दल केवल एक होते हैं। साम्यवादी शासन व्यवस्था जिन जिन देशों में है वहां राजनीतिक दल कितने होते हैं? चेहरा बदलता है लेकिन सत्ता में एक ही पार्टी होता है। तो जो भी राजनीतिक दल के नेता थे, चूंकि इनके मन में यह विश्वास था कि इंसान बदलेगा, चेहरा बदलेगा, व्यक्ति बदलेगा, लेकिन पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, वो क्या होंगे? नहीं बदलेंगे। तो जो भी राजनीतिक लोग थे निजी लाभ के लिए लूट खसोट का माहौल खड़ा कर दिए थे। प्रशासनिक पदाधिकारी भी वहां सरकार तय करती थी कि खिलाड़ी कौन बनेगा, आईएएस कौन बनेगा, किसान कौन बनेगा, कारखाना में कौन काम करेगा, ये सरकार तय करती थी। तो जो एक बार सरकारी पद पर चला गया उसको दिमाग में ये आ गया कि अब हम यहां से हटने वाले में से, जब तक जिंदा रहेंगे, कार्य करने में सक्षम रहेंगे, पद पर रहेंगे, खूब घोटाला किया सब। आम जनता
के काम को करने के लिए, जैसे हमारे बिहार की जो व्यवस्था है अभी कि बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा, नहीं। एक बड़ी छोटी सी कहावत है कि प्रशासनिक अधिकारी को पल में जब पैसा घट जाता है तो रोड पर गाड़ी चेक करना शुरू कर देते हैं। गलत नहीं बोल रहा हूं, लोग कहते हैं, ठीक कहते हैं। भाई तुम चेक करते हो, अगर लोग पकड़ाता है तो ओरिजिनल चालान क्यों नहीं कटते हो? मोटरसाइकिल पकड़ा के पीछे बैठ जाएगा, रास्ता में तो सेटिंग करते जाएगा, कितना दोगे? 500 दोगे? 300 रुपया है ना, 400 से कम नहीं लेंगे। और थाना पहुंचने से पहले 200 मैनेज कर लेता है। गलत क्यों बोल रहा हूँ? और उसी में कुछ लोग होते हैं, जिद्दी होते हैं कि हम चलाने काटेंगे, चल तू 100 नहीं, हमको 10,000 लेना, लेकिन हम चलाने काट के देंगे। तो ऐसा ही करप्शन, यहाँ तो चौराहे पर खड़ा होने में बेचारा गरीब आदमी लोन लेके ऑटो छुड़ाया हुआ है, हर ट्रिप में 10 रुपए ले लेता है, हाथ बढ़ाता है, सीधी उठा देता है। वो क्या करे, मजबूरी है उसकी, ये तो कुछ नहीं देगा। 9 बजे के बाद शहर में बड़ी गाड़ियों को नो एंट्री होता है, 50 रुपए तो ऑल टाइम एंट्री। ये आपके बिहार के सीतामढ़ी शहर की कहानी है, कई बार मैं देखा हूं। ऐसा ही करप्शन कहा था, खूब घुसखोरी चल रहा था, क्योंकि उनको दिमाग में ये बैठ गया था कि अब इस पद पर से हटने वाले हमको हटा कर हो सकता है, क्योंकि सरकार ने व्यवस्था पहले फिक्स कर दे, फलाना काम करेगा। इससे लोगों के मन में क्या हो रही थी? आक्रोश। आज पुलिस पर से विश्वास क्यों उठ रहा है? गलत से लिया तो कोई मतलब सही से भी वसूल करता है, ये बात है ना। चौथा बात अगर दिया जाए, योग्य नेतृत्व का अभाव। योग्य नेतृत्व का अभाव। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए, देखो कोई ये कहता है, हम तकलीफ हो जाता है जब टीचर बोर्ड पर लिखते हैं कि आपको मैं टॉप करा दूंगा। शिक्षक की औकात नहीं है किसी बच्चा को टॉप करा दे, बच्चा खुद टॉप करने वाला होता है। क्या बच्चा जन्मजात IAS IPS उसके अंदर गुण लेकर वो पैदा होता है। अगर टीचर में बनाने का गुण होता तो किसी को बना के दिखा देना। उसके बाद 1000 पढ़ते हैं, 1000 को IAS क्यों नहीं बना देता है? 1000 में 10 बनते हैं, मतलब वही 10 में जन्मजात गुण था IAS बनने का। टीचर ने उसमें निखार लाया, थोड़ा सा उनमें जहां जहां कमी आती उस कमी को क्या किया, पूरा किया। तो किसी भी व्यवस्था को ठीक ठाक करने के लिए, और रूस आपको मैं कल ही बताया था, सोवियत संघ बता दूं कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से आज भी बड़ा देश है, और 1991 से पहले आज से कई गुना ज्यादा बड़ा था। आज भी सोवियत रूस में 11 टाइम जोन है। सोवियत रूस के बारे में कहा जाता है कि जहां एक इलाका का बच्चा जगता है, नाश्ता पानी करके स्कूल चला जाता है, पढ़ के आता है, शाम वाला भोजन नाश्ता कर लेता है, तो पश्चिमी हिस्सा के लोग जगते हैं। मतलब आधा हिस्सा में दिन होता है तो आधा हिस्सा में क्या होता है, रात होता है। गलत की सही? तो उतने बड़े देश के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए नेतृत्व करने वाला व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। ऐसा गुण लेनिन में था। सोवियत रूस भाग्यशाली था कि लेनिन के मरने के बाद स्टालिन मिला, लेकिन दुर्भाग्य 1953 में शुरू हो गया, जब स्टालिन के बाद क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, चेचनकोव और मिखाइल गोर्बाचोव बना। गलत है? मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल में तो विघटन की प्रक्रिया इतनी तेज हो गई, उसने कहा कि चलो टूटा टूटने ही दो। मतलब सामने अगर समस्या आए तो समस्या से जूझो नहीं, बल्कि उसके सामने क्या हो जाओ, नतमस्तक हो जाओ। देश का सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना चाहिए। अगर ऐसे लोग देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, चरमरा जाएगी। हमारे भारत में 2 साल तक किसानों ने जबरदस्त विद्रोह की आंदोलन किया। सरकार यदि उस समय झुक जाती, मेरा आज के अनुसार मैं बोल रहा हूं, तो यहाँ छोटे छोटे पार्टियां भी छोटी छोटी मांग के लिए भूखा बैठ जाता।
नहीं तो कर ना, 10 को भूखे मरो, कोई दिक्कत नहीं है, मरो 2 साल रहो। तो हमने छुटका को सीखने लगा, नहीं सरकार जल्दी मानती होती नहीं, कई बार सरकार को तनाशा होना भी जरूरी है। तो छोटे छोटे लोग भी रोड जाम करने के नाम पर, भूख हड़ताल के नाम पर गलत डिमांड को भी क्या कर लेगी, मनवा लेगी। तो यहाँ क्या था, योग्य नेतृत्व का हुआ। स्टालिन तक ठीक था, स्टालिन के बाद क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, एंड्रोपोव, चेचनकोव, और अंत में मिखाइल गोर्बाचोव बना। उस मिखाइल गोर्बाचोव के शासनकाल में ही सोवियत रूस 15 खंडों में क्या हो गया, बट गया। तो योग्य नेतृत्व का न होना भी सोवियत रूस क्या, किसी परिवार या अन्य किसी राष्ट्र के पतन का कारण हो सकता है। 5वां कारण बता दो कि नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। नस्लीय राष्ट्रवाद का उदय। नस्लीय राष्ट्रवाद, आप जानते हैं कि सोवियत रूस विश्व का ऐसा देश है जिसे बहुराष्ट्रीय राज्य कहा जाता है। किसे बहुराष्ट्रीय राज्य कहते हैं? क्योंकि सोवियत रूस में इतना बड़ा है कि कई अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं। भारत की बात करूं तो भारत के कुल आबादी में मैं आपको बताऊंगा लगभग 80% आबादी, लगभग 80% आबादी इंडो आर्यंस का है, फिर द्रविड़ है, फिर मंगोलॉयड है, फिर किरात है। 4 समुदाय के लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन यहाँ 2/3 से ज्यादा इंडो आर्यन है। कोई 1% है, कोई 3% है, कोई 5% है। उसकी औकात क्या है तोड़ देने को देश को, उसका बात ही नहीं चलेगा। लेकिन रूस इतना बड़ा था कि यहाँ पर अनेकों नस्ल के लोग रहते थे, उनकी आबादी कम नहीं थी। आबादी क्या थी, बहुत ज्यादा थी। रूस के शासक 17 से पहले रूसीकरण की नीति को अपना दिया था। रूस में रहना होगा तो रूसी भाषा, रूसी कल्चर को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। भारत का विघटन इसलिए नहीं हो पा रहा है, ना होगा कभी, कि सरकार ऐसा सिद्धांत थोपती नहीं है कि आपका कल्चर, आपकी परंपरा, आपका धर्म आपका निजी मामला है। बड़ी सोच समझ के हमारे संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन व्यवस्था को, संसदीय शासन व्यवस्था को, धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अगर शायद संसदीय व्यवस्था को नहीं अपनाया रहता तो संभव था कि भारत में कम से कम 4 खंडों में बट गया रहता। आजादी से पहले धर्म के नाम पर बटिए गया, लेकिन नस्ल के नाम पर कम से कम 4 खंडों में क्या हो गया रहता, टूट गया रहता। तो यहाँ क्या था, नस्ल, अनेक सारे नस्ल के लोग सोवियत रूस में रहते हैं। कुछ रूसी है तो कुछ बेलारूसी है, कुछ जॉर्जियंस है, कुछ कम्युनिस्ट विचारधारा के, तो कुछ उदारवादी विचार, सब विचारधारा के वहां लोग रहते थे। एक चेचन्या एक समुदाय है, अनेक है, हमने 3-4 का केवल नाम लिया है, 2-3 का नाम लिया है। अनेक विचारधारा के लोग, सबके मन में था कि हम अलग अलग हो जाए। गलत है। मोहम्मद अली जिन्ना, अरे हम विरोध इसलिए करते हैं कि इच्छा है कि संपूर्ण भारत, अखंड भारत होता, लेकिन जिन्ना का डिमांड गलत नहीं था उसके लिए। वो देखा कि मिलकर रहेंगे तो हमारा राजनीतिक स्वार्थ पूरा होगा ही नहीं। पर उसके तरफ सोच के देखो कि जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी वहां भी उसके पार्टी हार जाते थे, पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था। उसने क्या सोचा कि भारत के साथ मिलकर रहेंगे तो हमारे राजनीतिक आकांक्षा कभी पूरा, और हर इंसान चाहता है कि अपने आकांक्षा को क्या कर सकूं, तो भाई आकांक्षा को पूरा करने का अधिकार तो सबके पास है। तो डिमांड कर लिया तो क्या गलत कर लिया, लेकिन हमें भारतीय होने के नाते उसका तो जब तक जिंदा रहेंगे विरोध करेंगे। क्योंकि जिस अखंड भारत का सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से लड़ा, आजादी तो मिली लेकिन अखंड भारत नहीं मिला। तो रूस को बहुराष्ट्रीय राज्य कहते हैं क्योंकि अनेक नस्ल, अनेक संस्कृति, अनेक परंपरा के यहाँ लोग रहते थे। छठा कारण था मानव पूंजी की हानि। मानव पूंजी की आ जाओ, तो मार्क्स क्यों लिए?
आर्ट्स क्यों ली, साइंस दूसरा, या कॉमर्स क्यों नहीं? बैठे बातें मत करो, सर चेयर पर बैठ जाइए सर, बैठे चेयर पर, चेयर यहाँ होगा सर, वो नहीं है, हम दे रहे हैं। तुम आर्ट्स क्यों ली हो? स्टूल तरमेश निकाल के सर को दे दीजिए, तरमेश स्टूल को इसके अंदर रो में झाड़ के दे दीजिएगा, झाड़ दीजिए, झाड़ दीजिए, झाड़ जाएगा, पेपर भी झाड़ लीजिएगा, झाड़ दे जाएंगे ऊपर होगा, इसे झाड़िए। आपसे प्रश्न होगा, अगर गांव में कॉमर्स और साइंस की क्लासेज होती तो आप क्या करते हैं? हाँ सिट डाउन, ठीक बोली। हमने इनसे पूछा कि आप आर्ट्स ही क्यों लिए? पहला प्रश्न किया कि सर गांव में साइंस और कॉमर्स का माहौल नहीं था। इसने कहा क्या बाबू? हमने कहा यदि माहौल होता तो सही बात आप बोली कि सर मुझे पीसीएस के प्रति रुचि है, लगाव है, स्टेट पीसीएस में मैं जाना चाहती हूँ, इसके लिए आर्ट्स का नॉलेज बेहद जरूरी है। सब चीज पढ़ लेंगे लेकिन अंत में जीएस जो पोर्शन है वहां आर्ट्स ही आपको ऊपर ले जाएगा। एक बात हुआ ना कि इनको पढ़ने की इच्छा थी आर्ट्स, अगर साइंस में नाम इनका लिखा दिया जाता, मैट्रिक में भी अच्छा नंबर है आपके पास नहीं, जैसे आपके घर के लोगों से हमें पता चला, तो प्रश्न है कि मानव पूंजी की हानि हुई, जिसे जिस काम में रुचि है यदि उस काम में उसे लगा दिया जाए तो सफलता को अचीव करता है, बहुत अच्छा सफलता उसे मिल पाती है। लेकिन आपको जिस काम में रुचि ना हो यदि उस काम में आपको लगा दिया जाए तो गारंटी है आपको सफलता नहीं मिलेगी, मिलवो करेगी तो बहुत नीचे से नंबर 1 रहिएगा। सही बोल रहा हूं? वही बात कि जैसे अगर आपको अभी रोटी खाने का मन है और कोई यदि आपको जबरदस्ती पुलाव खिलाए, खाइएगा, पेट भूख लगा तो खा तो लेंगे, लेकिन जितना रुचि से रोटी खाते उतना रुचि से हम नहीं खा पाएंगे। यहाँ साम्यवादी व्यवस्था थी, किसे क्या करना है यह सरकार तय करती थी, क्योंकि यहाँ पर आदेशित अर्थव्यवस्था को अपना लिया। जिसे खिलाड़ी बनने का मन था उसे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर भेज दिया, और जिसे प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का मन था, आईएएस आईपीएस बनने का मन था, पुलिस पदाधिकारी बनने का मन था, आर्मी में जाने का मन था, तो खेती बाड़ी करो, मुर्गा मुर्गी भैंसी सूअर बकरी पालन करो। रुचि के विपरीत यदि व्यवसाय दोगे तो इंसान को सफलता क्या होगी? इसलिए जीवन में सफल होना है तो उसी काम को करो जिस काम के प्रति आपकी क्या हो, रुचि हो, लगाव हो, क्योंकि रुचि के अनुसार होगा तो आपको सफलता अच्छा मिलता है। तो मानव पूंजी की हानि भी सोवियत रूस के विघटन का एक रीजन बना। उसके बाद 7वां रीजन हम ले सकता हूं पाश्चात्य उदारवाद का प्रभाव। पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिमी। पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिमी। जहां रूस में की अर्थव्यवस्था आदेशित अर्थव्यवस्था थी, सरकार तय करती थी नहीं। हमारे वर्तमान समाज की तरह कई बार शादी में जाता हूं, कहता ये है बरमाला। भाई हमने कहा बरमाला क्यों कहो, जबरदस्ती वाला कहो, गलत बोला। 2, 4, 10, 20 लाख औकात का अवसर खरीद के लाए, नहीं करा तोरा पहनाना होगा तो फिर आजादी क्यों? आजादी का मतलब जैसे जयमाला आप तब न कराओ जब राजा महाराजा की तरह पूरी निमंत्रण दे दो, भाई जिसको शादी करने की इच्छा है आप आओ, इसमें बैठो, हमारी बेटी जिसको गले में माला पहना दो उसी इसकी शादी होगी। ये तो व्यवस्था है नहीं, तो बरमाला नहीं हुआ, जबरदस्ती माला लिख देना चाहिए। वही ना हुआ कि हमने जिसे चुन के लाया ओकरे पहनाना, वही जबरदस्ती हो गया। पश्चात उदारवाद का जबरदस्ती। सोवियत रूस में लोगों से उसकी इच्छा हो या इच्छा न हो जबरदस्ती उसे काम पर लगाया जाता था, जबकि रूस को छोड़कर
रूस के पश्चिम में जो भी देश था जहां पूंजीवादी व्यवस्था थी, अमेरिका के गुट में शामिल हो रहा था, वहां लोगों को पूरी आजादी थी। आपने 3 इडियट फिल्म देखा है? उसमें स्पष्ट कहा है, फिल्म से भी केवल फिल्म का उद्देश्य मनोरंजन प्राप्त करना नहीं है, फिल्म से भी सीख लेने की जरूरत है। बेटा का मन था फोटोग्राफर बनने का, बाप जबरदस्ती, यार तू क्या कहेगा लोग हमको कि खुराना साहब का बेटा फोटोग्राफर है, लोग हमको जीने देगा? नहीं, हमसे गरीब उसकी औकात नहीं, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है। बाप की इच्छा के पूरा करने के लिए, बाप का ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो भी जाके नाम लिखा था, इंजीनियरिंग की तैयारी करते, लेकिन बुझाई भी नहीं करते हम। क्या पास होता है ऊपर से नहीं, नीचे से। सर से रिजल्ट भी देखने नहीं जाता, होगा पास तो होगी जाहिर, तो फिर नीचे से ऊपर से होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसमें रुचि नहीं है। अच्छा मित्र मिलता है उसे, कहता एक बार तुम्हारा फादर है, तुम्हारा दुश्मन नहीं, एक बार उनको मनाओ, क्योंकि तुम्हारे भावनाओं का उनके हृदय में थोड़ा भी जगह होगा तो सम्मान करेंगे, तुम्हारा भी विजय होगा, क्या नहीं बदल देंगे। लास्ट में समझाता है अपने फादर को, बताता है कि बहुत कमा लेंगे फिर भी हमको जीवन में सुकून नहीं मिलेगा जितना कम कमाकर फोटोग्राफर बनेगा। पिता भी बात को करते एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दुनिया को अच्छे फोटोग्राफर बन जाते हैं। गलत सही? एक बड़ा मंच हमें मिल रहा था, बड़ा बिजनेस खड़ा करके हमें अपने लाइफ में भी कि पूरा ले लीजिए, आप करते रहिएगा। हमको ली अगर हम 1 लाख नहीं 5 लाख का महीना कमाएंगे ना, फिर भी हमको रुचि, अगर 10,000 का महीना कमाएंगे कोचिंग बढ़ा के बच्चों को पढ़ाकर, तो हमको वहाँ संतोष मिलेगा। क्योंकि मेरा वहाँ साइड ही नहीं था, जमा जाए बहुत बड़ा सा दुकान मेरे नाम से आ रहा था, सीतामढ़ी शहर। बात बोल रहा हूँ ना, उदाहरण दे रहा हूँ। रुचि नहीं मिलती, क्योंकि मेरा पठन पाठन में रुचि है। हमने इसको क्यों अपनाया? क्योंकि हमको इसमें, हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जो अलग अलग प्रकार के काम को करते हैं, क्योंकि उनको उसमें क्या थी, तो पश्चिमी देशों में उदारवाद का लहर चल रहा था और यहाँ पर दबाव था। यह भी रूस के विघटन का क्या हुआ कारण बना। इसके अलावा और भी कारण था, समाजवादी गुट में दरार। क्या पड़ गया? समाजवादी गुट में क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। कैसे दरार पड़ा? तो समाजवादी गुट से अलग होने वाला पहला देश यूगोस्लाविया 1961 में हट गया। चेकोस्लोवाकिया वो भी हटा और 2 खंड में तोड़ दिया, चेक और स्लोवाकिया। 1955 में वर्षा की संधि हुई। वर्षा की संधि के द्वारा हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, अनेक सारे देश सोवियत संघ के द्वारा स्थापित वर्षा सैनिक गुट में शामिल हुआ। लेकिन जितना जल्दी शामिल हुआ उतना ही तेजी गति से वहां से क्या होने लगा, हटने लगा। उत्थान तो हुआ, लेकिन यह जो आदेशित अर्थव्यवस्था थी, दबाव की जो नीति थी, इस दबाव की नीति के कारण सबको बाद में लगा कि नहीं, हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट कंपनी में सुने हैं कि जीवन की शुरुआत वही से किया, उसका लास्ट भी वही हो गया। नहीं, कि नया में कुछ धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे पुराना होता जाता है, मालिक का दबाव क्या होता बढ़ता जाता, लगता है कि इसके आ रहेंगे तो वेतन ना बढ़ाएगा, और जैसे उसको चेंज करता है दूसरा वाला 500 उसको बढ़ा के देता है। यदि प्राइवेट बिजनेस करते हो तो अपने जीवन काल में अगर 50 साल नौकरी किया है तो कम से कम 10-20 को मालिक चेंज जरूर किया होगा, क्योंकि एक के पास रहेंगे तो वेतनमा उतने रहेगा। यह हमारे हुनर का, हमारी योग्यता का क्या करेगा, कदर नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बगल वाला होगा उनका क्या कदर करेगा, वो बढ़ा के देगा। ऊपर यहाँ 2 साल से बेसी हो जाएगा तो जितना ना बढ़ाने का प्रयास को छोड़ तो नहीं चलेगा। बड़ी खुशी से समाजवादी गुट में शामिल हुआ, लेकिन देखा यहाँ पर चलने वाला नहीं। इसके अलावा दरार कैसे पड़ गया, आपको बताया हूं। 1961 में
हालांकि दीवार खिंचाने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। 1961 में बर्लिन की दीवार बनकर तैयार हो गई थी। जर्मनी को दो भागों में, पूर्वी और पश्चिमी में बांट दिया गया। बनना तो 1950 से शुरू हो गया था, लेकिन बन के तैयार कब हुआ? बर्लिन की दीवार बन गई। लेकिन जैसे ही उदारवाद का लहर चला तो 1989 की कहानी है, बर्लिन की दीवार को क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। अब बर्लिन की दीवार जैसे ही टूटा तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हो गया। यहां पर दो प्रश्न आता है। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण कब किया था? 1871 में। लेकिन पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी एक कब हुआ? 1990 में एक हो गया। तो मेरा कहना है कि जर्मनी का एकीकरण हो गया। यह एकीकरण भी यूएसएसआर के पतन का कारण होना कि तुम्हारे सामने, नजर के सामने जो तुमने बनाया था दीवार, वो क्या हो गया? ढह गया। और आपको बता दें, दिसंबर 1991 ईस्वी, इस समय सोवियत रूस के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव। इनके शासनकाल में सोवियत रूस कितने भागों में टूट गया? 15 खंडों में बट गया। सोवियत रूस के 15 खंडों में टूटना सोवियत रूस का क्या कहलाता है? विघटन। और जब सोवियत रूस का विघटन हो गया, टूट गया, तो विश्व के राजनीति में अब कितने देशों का दबदबा रह गया? तो इसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। दो प्रश्न आता है कि एक ध्रुवीय विश्व क्या है? एक ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, दो ध्रुवीय विश्व किसे कहते हैं? दो नंबर का प्रश्न कई बार आया है। तो जब संपूर्ण विश्व की राजनीति में एक ही देश का वर्चस्व हो, एक ही देश का बोलबाला हो, तो उसे हम एक ध्रुवीय विश्व के नाम से, और एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत 1991 में हुई। गलत कि सही? और एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत किसके पतन पर हुआ? सोवियत संघ या साम्यवादी व्यवस्था के विघटन के बाद। और दो ध्रुवीय विश्व क्या है? तो जब विश्व की राजनीति में दो देशों का वर्चस्व हो, दो देशों का क्या हो? बोलबाला हो, तो उसे हम दो ध्रुवीय विश्व के नाम से जानते हैं। और दो ध्रुवीय विश्व का शुरुआत 1945 में हुआ, और कब खत्म हुआ? 1991 में क्या हो गया? तो दो ध्रुवीय विश्व का समय था 1945 से 1991 में, लगभग 40 साल तक। सही बात है। और 1991 ईस्वी में सोवियत रूस कितने भागों बट गया? 15 भागों में। और जब सोवियत रूस 15 भागों में बट गया तो इसका नाम पड़ गया रूस। तो रूस की स्थापना कब हुई? और सोवियत रूस की स्थापना कब हुई? ना भाई, सोवियत रूस 17 में ना होगा। हाँ, सोवियत रूस की स्थापना कब हुई? और सोवियत रूस टूट कब गया? और टूट गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? माने सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? और सोवियत रूस के अंतिम राष्ट्रपति और रूस के प्रथम राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन। जब सोवियत रूस 15 भागों में क्या हो गया? टूट गया। जब सोवियत रूस कितने भाग में टूट गया? 15 भाग में टूट गया। तो बोरिस येल्त्सिन यहाँ के क्या बने? राष्ट्रपति बने। इन्होंने दिमाग लगाया कि 15 भाग में टूट गया, ठीक है, जो हमसे अलग हुआ है उन 15 अलग हुए देशों को मिलाकर एक परिसंघ नहीं बना सकते। परिसंघ बनाएंगे तो वो हमसे भले ही अपना सिद्धांत विचार आगे रखेगा, लेकिन विषम परिस्थिति होगा तो हम सब मिलजुल के एक रहेंगे। तो बोरिस येल्त्सिन इन 15 देशों का एक सम्मेलन बुलाया। 15 देशों का क्या बुलाया? मीटिंग बुलाया। और मीटिंग बुलाकर इन 15 से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया कि हम सब अपनी व्यवस्था अलग अलग रख रहे हैं, स्वतंत्र देश के रूप में हम सब रहें, लेकिन स्वतंत्र होकर भी
अपनी पहचान को बरकरार रखने के लिए, जैसे इंग्लैंड का जो भी गुलाम देश था, कुछ देश को छोड़ दिया जाए, इंग्लैंड के गुलाम देशों का एक संगठन है, बता सकते हैं? उसका नाम है राष्ट्रकुल। इसी को कॉमनवेल्थ, एक कॉमनवेल्थ गेम भी होता है। तो कॉमनवेल्थ गेम कहते किसे? तो वह देश जो इंग्लैंड का कभी ना कभी गुलाम था, या जिस पर इंग्लैंड का क्या रहा हो, शासन रहा हो, उन देशों के संगठन को राष्ट्रकुल, अंग्रेजी में कॉमनवेल्थ कहते हैं। और कॉमनवेल्थ के जितने भी देश हैं वो एक गेम खेलते हैं, अपनी एकता, पहचान या आपसी सामंजस्य को दिखाने के लिए गेम खेलते हैं प्रति 4 वर्ष के बाद, उसे कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। और अंग्रेजी से संगठन को नाम कहते हैं, NAM। अंत नहीं किया, उसने कहा कि जिसको रहने का मन है रहो, हम दबाव किसी को, एक पहचान दिखाने के लिए कि हम कभी एक थे। अमेरिका का हट के बहुत देश हट गया, लेकिन अभी भी इसमें लगभग 52 को देश है, 52 के देश ग्रुप में अभी भी। तो यही सोचकर बोरिस येल्त्सिन ने कहा कि क्या हम नहीं हो सकते हैं? तो 15 देश का मीटिंग बुलाया। इस 15 देश में से 12 वो ऐसा देश है जो हाँ कहा कि हम सब पहचान अलग दिखाएंगे। देखो, संघ और परिसंघ में अंतर है। रूस को परिसंघ कहते हैं और भारत को संघ कहते हैं। कहो कि सर संघ और परिसंघ में अंतर क्या है? तो संघ और परिसंघ में भारी अंतर यह है कि संघ में जितने भी सदस्य होते हैं उसकी अपनी अलग पहचान नहीं होती है, उसे संघ से अलग होने का अधिकार। और जो परिसंघ में जितने मेंबर होंगे उनकी पहचान अलग होती है, जब चाहेगा परिसंघ से अलग हो सकता है। संघ के जो सदस्य होते हैं उसका अपना संविधान नहीं होता है, लेकिन परिसंघ के जितने भी सदस्य होंगे उसका अपना अलग संविधान होगा, अलग विदेश नीति होगी, सब कुछ उसकी क्या होगी, अलग होगी। इसलिए भारत का 28 राज्यों का संघ है, नहीं अमेरिका को संघ ही कहेंगे, वहाँ फेडरल शब्द का प्रयोग है, परिसंघ नहीं। हम सबका अलग है लेकिन अलग हो नहीं सकता है। अलग संविधान है लेकिन क्या अलग होने का अधिकार है अमेरिका सबको? नहीं है। रूस तो ये अलग हो गया था ना, तो इन 15 में से 12 राज्यों ने, नहीं 15 में से 12 राज्यों ने मिलकर 1991 ईस्वी में ही एक स्वतंत्र राज्यों का क्या बनाया, राष्ट्रकुल बनाया। तो रूस ने स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कब बनाया? बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? कौन बनाया? बोरिस येल्त्सिन। इन्हें स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल कहते हैं और इनकी राजधानी कहाँ है? बेलारूस। ये 12 देशों का एक संगठन है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। इसका मुख्यालय कहाँ है? इस तरह 15 को में 12 को शामिल हो। 12 को है कौन कौन? आपकी पुस्तक में सबका नाम लिखा है। रूसी संघ, यूक्रेन इसी में था। यूक्रेन 1991 में इसी से अलग हुआ था, जहां से रूस लड़ रहा है। बेलारूस है, यूक्रेन है, अर्मानिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मालदीविया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूगोस्लाविया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, मैसिडोनिया और बोस्निया। 12 को शामिल है। और 3 को देश शामिल नहीं हुआ। जो 3 शामिल नहीं हुआ उसका नाम याद रख लेंगे। हाँ, एस्टोनिया, एस्टोनिया, उसके बाद लाटविया और लिथुआनिया। ये 3 को देश शामिल। इन तीनों देश को कहते हैं बाल्कन देश, सॉरी बाल्टिक। बाल्कन अलग है। अब बाल्टिक के देश है क्या? देखिए, बाल्टिक सागर है रूस के बगल में, एक सागर है बाल्टिक सागर। स्टालिन ने 1941 के आसपास की कहानी है, बलपूर्वक बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ के लोगों में लूटपाट, हत्या का तांडव मचाया था।
जबरदस्ती 1941 में इन तीन देशों को जीत कर उत्पात मचाकर मिलाया था। तो इनको रूस के प्रति लगाव कि मिलाने का तरीका आपका क्या था, हमको गलत था। तो यही तीनों देश को हम बाल्टिक देश के नाम से, बाल्कन देश भी है वो अलग है। तो ये वाला बात हो गया। अब इसी में आता है शॉक थेरेपी क्या है। इन बातों का चर्चा कर लेंगे, हालांकि शॉक थेरेपी के बारे में चर्चा पुनः हमको आगे करना है, तो पहले इतना लिख लेंगे फिर आगे हम चर्चा करेंगे।